नमस्कार साथियों, मैं सुल द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमपी एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हमारे साथ हैं दिव्य द्विवेदी, जो हाल फिलहाल में वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो नवोदय विद्यालय पे एज अ म्यूजिक टीचर के रूप में ये जॉब कर रही हैं। गवर्नमेंट जॉब है। तो आज हम इन्हें अपने चैनल पे, अपनी इस यूट्यूब की गैलरी पे अगर ला रहे हैं तो जरूर इसका कुछ ना कुछ एक रीजन होगा। तब हम इनके सामने एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन रखेंगे। इसमें हम इनकी सारी रणनीतियों के बारे में जानेंगे, इनका संघर्ष कैसा था, इनकी लाइफ में आखिर स्ट्रगल कैसा था, इनके स्ट्रगल में कौन कौन व्यक्ति इनके साथ है, कैसे कैसे इन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बाहर पढ़ी वहां का कैसा माहौल था, अब जहां पे वर्तमान में बेंगलुरु में पोस्टेड है वहां का क्या माहौल है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे रहते हैं तो आज लड़की हो या लड़का, आपके सारे डाउट आज क्लियर होंगे कि आप अगर एक एस्पिरेंट है एज अ गवर्नमेंट जॉब, आप एक एस्पिरेंट हैं, आपकी सारी समस्याओं का आज हल इनके माध्यम से होगा। मैंने बताया जैसा कि फिर से मैं एक बार बता दूं, ये नवोदय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय जो जवाहर नवोदय विद्यालय होता है रामनगरा बेंगलुरु पे, ये एज अ म्यूजिक टीचर के रूप पे ये पोस्टेड है वहां पे। अब कुछ और भी इनमें योग्यताएं हैं जिनके बारे में हम इन्हीं से पूछेंगे। आइए हम शुरू करते हैं दिव्य द्विवेदी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्य द्विवेदी है। मैं सतना जिले के छोटे से गांव नैरेठी से बिलोंग करती हूँ। जो कि परिचय से अंशुल जी ने मेरा काफ़ी कुछ परिचय दे दिया है। इतनी तो मैं काबिलियत नहीं रखती हूँ जितने उन्होंने मेरे बारे में कहा है, पर थोड़ा बहुत जो मेरा संघर्ष था इस जर्नी में यहाँ तक के लिए और जो भी आगे होगा उस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज साझा करूँगी। तो अगर अपना मैं परिचय देना चाहूँ तो नाम आप जानते हैं, मेरा प्लेस जानते हैं। अभी वर्तमान समय में जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि एक केंद्र शासित संस्था है, यहाँ पे मेरा चयन 2022 में मार्च में हुआ था, जिसकी परीक्षा मैंने कोरोना काल के पहले 2019 में दी थी। उस वक्त इस परीक्षा को दिया था मैंने और 2000 लंबे इंतज़ार के बाद 2022 में इसका परिणाम आया था, जिसका परिणाम स्वरूप आज मैं रामनगरा जिले बेंगलोर से, जो कि 65 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एक म्यूज़िक टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। बिल्कुल सही, जैसे कि आपने बताया। अब आप अपने थोड़ा सा योग्यता के बारे में आप परिचय दें, लोगों को बताएं कि आपने आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय एज अ म्यूजिक टीचर, आखिर आप वहां पे पोस्टेड हैं वर्तमान में, तो क्या क्या आपके पास योग्यताएं थी, अपनी सारी चीजों के बारे में आप बताएं। आपने कहाँ से स्कूलिंग किया, किस आपने म्यूजिक को ही क्यों आपने सेलेक्ट किया, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। म्यूज़िक को एक अपने करियर के रूप में चुनना एक आज के समय में अपने आप में एक अलग बात है, क्योंकि आज का समय है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इनका। पर ऐसे समय में भी अगर मैंने अपनी प्रोफेशन को, अपने पैशन को प्रोफेशन के रूप में चुना, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहती हूँ। क्योंकि बात अगर आप पूछेंगे कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, नॉर्मल जैसे बाकी बच्चों की तरह मेरे पिता कोल माइंस में कार्यरत थे, वो अनूपपुर ज़िले में थे। वहीं से हमारी स्कूलिंग हुई 12वीं तक। साथ ही साथ मेरे पिता मैहर में संस्कृत के विद्यार्थी थे, तो बगल में ही आप जब जानते हैं, अगर आप संगीत से जुड़े लोग हैं तो मैहर एक बहुत बड़ा घराना है, गायन का आज नामी घराना है, बाबा अलाउद्दीन खान साहब का घराना है वो। तो पिताजी को मेरे ऐसे बहुत से कलाकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उनके मन में ये इच्छा थी कि वो अगर नहीं सीख पाए तो वो अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे, और ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने अपने पिता का थोड़ा बहुत सपना पूरा कर पाई। तो मैं अपने 12वीं तक की पढ़ाई के साथ मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से CBSE को सेंट्रल बोर्ड से मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की है। 11वीं में सामान्य बच्चों की तरह मैंने भी PCM चूज़ किया था, और 10वीं कक्षा तक होते होते तक मैंने अपना संगीत में विशारद कर लिया था। 6 साल का डिप्लोमा, 10वीं तक ही मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था। 12वीं के बाद मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में, जो कि एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा आज भी संगीत के लिए समर्पित विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है ये अभी? ये वर्तमान में
छत्तीसगढ़ में दुर्ग से 53 किलोमीटर दूर है। अच्छा। दुर्ग भिलाई से राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है ये 1953 का बना हुआ विश्वविद्यालय था। वहाँ पे मैंने अपनी बैचलर्स की पढ़ाई की, साथ ही साथ फिर मैंने वहाँ मास्टर्स किया, बीपीए किया और एमपीए किया, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट किया, साथ ही उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट किया। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे अपनी इंग्लिश लिटरेचर की भी पढ़ाई की थी। बिल्कुल। साथ ही साथ वहाँ मैंने सुगम संगीत भी सीखा, क्लासिकल भी सीखा, तबला भी सीखा और लोक संगीत भी सीखा। वहीं से जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया तब आपसी में बात हुआ करती थी कि मास्टर्स कर लिया, बैचलर्स कर लिया, अब आगे की क्या करना होगा, आगे की अब पढ़ाई तो कर लिया, अब देखिए गाना बजाना हमने सीखा पर इससे जीवन यापन नहीं हो सकता। जीवन यापन करने के लिए हमें आमदनी की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर इनकम की ज़रूरत है। क्योंकि कलाकार हैं हम, कलाकार रोज कार्यक्रम नहीं होते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि कोविड का समय आया था, बिल्कुल। सब कोई घर बैठ गए थे क्योंकि ऐसी भयंकर बीमारी आई थी कि जहाँ लोगों का मिलना मुश्किल था वहाँ ऐसी ग्रुपिज्म कैसे की जा सकती थी। सही है। उस दौरान ये समय का लाभ उठाया और उसी वक्त मैंने अपनी पीएचडी के लिए आगे की पढ़ाई करने के लिए सोचा। साथ ही मैं अपने इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने कक्षा 5वीं के बाद से अभी तक की सारी पढ़ाई मैंने खुद की स्कॉलरशिप से पढ़ाई की है। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक मुझे पिताजी कोल माइंस में थे, तो उस कोल माइंस के द्वारा एक ये स्कीम थी कि अगर आपका बच्चा 80% से अब डिस्टिंक्शन लेके आता मतलब है, आप पहले से ही जो है तो मेधावी स्टूडेंट के रूप में आप रही। आप कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे पिताजी का मेरे बहुत बड़ा योगदान था, माता पिता का, कि उन्होंने पढ़ाई के प्रति हम लोगों को हमेशा जागरूक रखा कि हर काम को छोड़ के हमें सबसे पहले ये बताया कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, आप हर काम बाद में कर सकते हैं पर अभी वक्त आपका पढ़ाई का है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिस कारण से पिताजी खुद हमारे साथ बैठ के हमको सुबह उठाया करते थे, हमारे साथ बैठ के वो हमें रियाज करवाते थे। जब उस समय तो हमें बड़ा तकलीफ होता था कि ये पिताजी हमें फोर्स कर रहे हैं, अभी हमें खेलने देते, बाकी दोस्त हमारे खेल रहे हैं। पर आज कुछ अलग ही बात है, हमारे कुछ दोस्त अभी भी वही हैं और भगवान की कृपा से हम थोड़ा बहुत पा पाए हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें थी और हमने सुना है कि आपने पीएचडी भी अगर किया है तो आपने नेट का एग्ज़ाम दिया था, उसके बारे में आपने नहीं बताया अपनी। जी हाँ, मैं बताना चाह रही थी, मैंने मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करने के सोचा, क्योंकि मास्टर्स के बाद पीएचडी ही होती है। तो उसके लिए पीएचडी करने के लिए आज हम अगर बात करें तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पीएचडी कर पाना खुद के दम पे एक काल्पनिक बात ही है। बिल्कुल। क्योंकि पीएचडी एक संशोधित कार्य होता है, शोध का कार्य होता है, हमें कुछ नई चीज़ों के बारे में खोजना होता है। उसके लिए अगर हम नॉर्मली से बात की जाए तो 5 से 6 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपके घर में ऑलरेडी 2 से 3 लोग साथ में पढ़ने वाले हैं, तो एक पिता के लिए ये मुश्किल बात होती है। पर हर एक मुसीबत का हल ज़रूर होता है। तो मुझे पीएचडी का हल मिला था जेआरएफ। जेआरएफ एक ऐसी स्कीम है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये होता है हर एक, अगर बालक कोई भी बच्चा अगर पीएचडी करना चाहता है, शोध करना चाहता है, तो सरकार उन्हें मदद करती है, उन्हें पैसों के द्वारा मदद करवाती है। तो उसके लिए हमें जेआरएफ का एग्ज़ाम निकालना होता है। नेट होता है, एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस क्राइटेरिया के ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपको जेआरएफ मिल जाता है। जेआरएफ साल में चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। संगीत के क्षेत्र में 2020 में जब मैंने दिसंबर के महीने में जेआरएफ अपना क्रैक किया था, मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक 3rd थी। उसमें 12 बच्चों में से आई एम द 3rd पोजीशन गर्ल टू रिसीव द जेआरएफ। फिर जेआरएफ करने के बाद मैंने पीएचडी में एनरोल लिया। मेरी पीएचडी सुचारू रूप से चालू रही और आज भी मैं पीएचडी में कार्यरत हूँ। अभी भी मेरा शोध का कार्य चल रहा है। आशा है कि जल्दी ही अपना शोध कार्य समाप्त कर अपनी पुस्तक आप सबके सामने जरूर लाऊंगा। बिल्कुल। तो वर्तमान में भी नवोदय विद्यालय पे ये पोस्टेड हैं और इनका पीएचडी जो है तो रनिंग पे पीएचडी भी ये कर ही रही हैं। अब हमारे दिव्य जी, हमारे समाज में एक अजीब तरह की एक मान्यता है, बोला जाए लोगों में एक वैसा रहता है कि आप लड़की हो, आप बाहर जाके नहीं पढ़ोगी, क्योंकि समाज एक लड़की को इस नज़रिए से देखता है। मतलब पता नहीं, समाज में एक अजीब सी लड़कियों के प्रति एक छवि है कि अगर बाहर जाके पढ़ोगी तो बिगड़ोगी, लोगों की
तो इसके बारे में आपका क्या कहना था? इसमें आप बाहर शुरू से ही आप बाहर रही, उसमें आपके पिताजी, माताजी का, आपके भाई लोगों का कैसा सपोर्ट था? क्या उन्होंने कभी आपको कुछ ऐसा बोला कि जो आपको, आप उनकी बातें आपको लगी और आपने संलग्न अपना एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया, है ना? तो फिर आपने अपने लक्ष्य को पाया। इसके पहले आपने कितने अटेम्प्ट दिए? किसका आप किस मतलब मेनली आप किस जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं? नवोदय विद्यालय पे आप एज अ म्यूजिक टीचर तो है ही, अभी आपका आगे का लक्ष्य क्या है? इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अंशु जी, आपने एक साथ कई सारे सवाल दे दिए, पूछ लिए हैं। मैं एक एक करके आपके सभी सवालों का जी, जवाब बिल्कुल। दूंगी। देखिए, अगर आपको चाहते हैं कि आप कुछ कर पाए, तो देखिए बिना किसी के सपोर्ट के तो असंभव सी बात है। बिल्कुल। होता है, संभव होता है, पर बहुत सी मुश्किलें आती हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा तो संघर्ष नहीं देखा कि जहाँ पे मुझे पढ़ाई के लिए रोका जाए, बिल्कुल। बल्कि मुझे हमेशा मेरे माता पिता, मेरे भाइयों, मेरे परिवारजनों के द्वारा हमेशा प्रेरित किया गया है कि आप कुछ कर सकती हैं। हमेशा से मेरे पिता का मुझ पे विश्वास था कि तुम कुछ करना चाहोगी तो तुम जरूर कर लोगी। बिल्कुल। ये विश्वास मुझे कब महसूस हुआ, इसके बारे में एक घटना है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जी। 2014 की बात है, जब मैं कक्षा 12वीं में थी। जी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं हमेशा से अच्छा पढ़ने वाली छात्राओं में मेरी गिनती हुआ करती थी, पर चूंकि कहते हैं ना कि कभी ना कभी जीवन में ऐसे कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं कि जिसके कारण हम अपने रास्ता भटक जाते हैं। जी। उस वक्त का दौर था, मोबाइल का दौर था। हम नए नए बच्चे थे, हमने मोबाइल देखा था क्या होता है। मेरी माताजी के पास एक छोटा सा फोन था, वो मल्टीमीडिया का फोन था। बस उसी को देखते देखते मैंने अपने 2012वीं का रिजल्ट बिगाड़ा था। जी। चूंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, मेरे हमेशा 85 to 90% रहा करते थे। 2014 में जब मैंने 12वीं क्रॉस किया तो मेरे परसेंट केवल 65% थे, जिसका धक्का मुझसे ज्यादा मेरे पिता को लगा था। और इसका परिणाम स्वरूप उन्होंने 2 महीने मुझसे बात नहीं की। बिल्कुल। उन्होंने मुझसे 2 महीने बात नहीं की। वो मुझसे काफी खफा थे, उनको यकीन ही नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हैं। पर इसकी भरपाई के लिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मुझसे जो गलती हुई तो गलती हुई, आगे नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने मुझे मौका दिया। सबसे पहली बात तो अगर लड़की चाहती है कि कुछ करे तो उसको सबसे पहले अपने परिवार का सपोर्ट लेना होगा। बिल्कुल। अगर उसका परिवार उसके साथ खड़ा है, अगर उसके माता पिता अगर उसके बैकबोन बन के खड़े हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी लक्ष्य से नहीं रोक सकती। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर माँ बाप का साथ है, माँ बाप अगर आपके साथ हैं, अगर वो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको आई थिंक बाहर किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर हो गया, उनके सपोर्ट से उन्होंने वापस से मुझ पर एक बार वापस से भरोसा किया। उन्होंने मुझे खैरागढ़ इतना दूर, ऑलरेडी मेरे 2 भाई बाहर पढ़ रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि कहते तो वो चाहते तो मुझे भी वो नॉर्मल सी पढ़ाई करवा सकते थे घर पे रख के, क्योंकि लड़कियों का क्या लोग सोचते हैं कि शादी करके भेज देना है, कल को दूसरे घर जाना है। पर मेरे माता पिता की सोच को मैं बहुत सराहनीय समझती हूँ कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने मेरे साथ कोई पक्षपात नहीं किया। जैसे उन्होंने मेरे बड़े भाइयों को पढ़ाया, सेम उसी तरीके से मुझे पढ़ाया, मुझे बाहर भेजा। और उसे उनके विश्वास को रखने के लिए मैंने 2015 में मैंने अपने फर्स्ट ईयर की पेपर दी, और उसके बाद जब 2017 में जब बैचलर किया तो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था उस वक्त। और मास्टर्स में भी मैंने फिर जब किया तो वापस से उनका नाम रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे यही होता था कि मैं पापा को जाके ज़रूर ये बताऊं कि पापा वापस से मैंने ही टॉप किया है। क्योंकि उनका आदत थी कि ये सुनने की कि आपका रिजल्ट हमेशा अव्वल नंबर पे रहे। तो माता पिता का सपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको करना होगा, आपको भी उनको विश्वास दिलाना होगा, तभी तो वो आपके ऊपर लोगों से, समाज से लड़के आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो मेरी ये राय है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सपोर्ट मिले माता पिता का, बिल्कुल, तो आपको साबित करना होगा खुद का। बिल्कुल। अच्छा, इसके पहले आपने नवोदय में आप कार्यरत हैं, इसके पहले आपने ऐसे कौन कौन से एग्जाम दिए थे? आपने मतलब कितने एग्जाम आपने दिया? उन एग्जामों में जाहिर सी बात है कि व्यक्ति एक एग्जाम 2 एग्जाम में डायरेक्ट उसको सफलता नहीं मिलती है, इसके पीछे कई उसकी असफलताएं होती हैं, उनसे व्यक्ति सीखता है। आपके लाइफ में ऐसी कौन कौन से आपने एग्जाम दिया तब जाके आप इस पोस्ट पे? जी, मैं बताना चाहूँगी। मैं अभी जो JRF की बात कर रही थी कि एक बार में मेरा JRF नहीं लगा था। मैं जब JRF निकालने से पहले मैंने 3 बार नेट का एग्ज़ाम दिया था। तीनों बार मैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से असफल होती रही। नेट भी नहीं निकल पा रहा था। JRF की तो दूर की बात है, क्योंकि हम सामान्य वर्ग के लोग हैं। सबसे पहली बात तो हमारे लिए यही अड़चन आ जाती है कि आपको
बाकी प्रत्याशियों से काफ़ी अधिक स्कोर करना होता है। बिल्कुल सही। तो मैंने 2 से 3 बार नेट का एग्ज़ाम दिया था, मेरा नेट का एग्ज़ाम नहीं निकला था। फिर मैंने यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू तक मैं गई, इंटरव्यू के बाद मुझे बाहर निकाला गया। फिर मैंने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे भी इंटरव्यू पे गई, इंटरव्यू से मुझे बाहर निकाला गया। तो ऐसे मैंने 2 से 3 एग्ज़ाम हैं, जहाँ तक पहुँचने तक भी नवोदय का भी एग्ज़ाम मैं बताना चाहती हूँ, ये पहली बार में मेरा नवोदय नहीं निकला है। ये दूसरा अटैम्प्ट था मेरा नवोदय के लिए, जो कि जब मैं मास्टर्स में थी तब मैंने ट्राई किया था, और एक ये दूसरा कोरोना काल में, चूँकि भर्तियाँ भी नहीं आती हैं जल्दी। एक बार भर्तियाँ आने के बाद सरकार काफ़ी दिनों के बाद दूसरी भर्ती लेके आती है। तो कहना चाहिए कि 5 से 6 बार असफल होने के बाद आज मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। बिल्कुल, हमारे समाज पे एक या फिर नए नए जो एस्पिरेंट होते हैं, या हम पुराने एस्पिरेंट की बात करें, वो लगातार एग्जाम देते हैं, फेल होते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, फाइनल लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं, अंत में ऐसा परिणाम होता है कि वो घबरा जाते हैं और उन्हें उस एग्जाम से क्विट करना पड़ता है, और फिर वो एक अलग ही दिशा। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि अगर हम किसी एक फील्ड में लगे हैं, हम उनकी बात मतलब ऐसी कौन सी रणनीति बनानी चाहिए कि व्यक्ति एक बार, 2 बार, 3 बार में अगर सफलता नहीं मिल रही उसको, तो ऐसी किन चीजों को वो फॉलो करे कि उसको उस फील्ड में वो अपनी महारत और सिलेक्शन ले सकता है फाइनली? आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये आज एक की कहानी नहीं है, ये तो मतलब बहुत से लोगों की कहानी है। इसीलिए मैं अपनी एक सहेली के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ। उनका नाम प्रिया वाजपेयी है। वो मेरे साथ ही पढ़ाई करती थी और मुझसे सीनियर भी है, पर हम साथ में एक साथ क्लास में पढ़ाई किया करते थे। हमने ग्रेजुएशन, मास्टर सब कुछ साथ में किया, पीएचडी भी। आज वो मेरे साथ पीएचडी कर रही है। वो इतनी ही उच्च स्तर की छात्रा हैं। उनका नॉलेज आप देखने पे जाएंगे अंशुल जी, तो आप देखेंगे कि क्या नॉलेज रखती हैं वो। पर दुर्भाग्यवश की बात है, हर एग्जाम से वो 1 नंबर 2 नंबर से पीछे हो रही हैं। उनके टैलेंट में आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। उन्हें मुंह जवानी आज 36 के 36 ग्रंथ याद हैं, ठीक है, जो आज से नाट्यशास्त्र 3री सदी में लिखा गया था, 14वीं शताब्दी का लिखा हुआ संगीत रत्नाकर ग्रंथ उन्हें मुंह जवानी याद है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी, पर ये मेरा कहने का सबसे, पर फिर भी वो लड़की आज लगी हुई है। उनके मन में जरा सी भी निराशा नहीं है कि उनका एग्जाम नहीं निकला। अपनी एक दिशा पे है और निश्चित रूप से उनकी सफलता मिलना जरूर है। देखिए, उनका कहने का हमेशा ये रहा, कहती थी वो, कि आपको मंजिल नहीं बदलना है, आपको रास्ता बदलना है। अगर आपको पता है कि इस रास्ते से वो मंजिल नहीं मिल रही है, तो आप मंजिल ना बदल दीजिए, आप रास्ता बदलिए। मंजिल आपकी एक ही होनी चाहिए। और मुझे जरूर विश्वास है कि कल को वो किसी उच्च पद पे जरूर कार्यरत रहेंगे। बिल्कुल। इसी से एक जुड़ी हुई घटना है। दिव्या जी से मुझे पता चला था कि इन्हें जिस व्यक्ति ने जीआरएफ नेट के बारे में बताया था, आज फिलहाल उस व्यक्ति की स्टोरी में से सुनते हैं कि उस व्यक्ति ने आखिर इन्हें कैसे मोटिवेट किया, किस तरह से इन्हें जीआरएफ नेट के बारे में बताया, और वो व्यक्ति वर्तमान में आज कहाँ पे है, किस मतलब उसकी पोजीशन क्या है। दिव्या जी से हम इसके बारे में जानते हैं, बताइए जी। ये जो जीआरएफ होता क्या था, हम तो मतलब अबोध बालक टाइप, हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ा करते थे। वहीं पे हमारे साथ एक पढ़ने वाला एक लड़का था, मान कार्की उसका नाम है। वो नेपाल से बिलोंग करता है। वो मेरा बैचमेट है, आज बहुत ही अच्छा दोस्त है वो मेरा। वो लड़का, उसी लड़के ने हमारे पूरे क्लास में बताया था, जब हम बैचलर्स में थे, जब हमें कुछ पता ही नहीं था कि जेआरएफ क्या होता है, ऐसी कोई फेलोशिप भी होती है क्या, ऐसा कोई पीएचडी भी होता है क्या, तब उस बच्चे को उस चीज़ का नॉलेज था। और वो तब से वो तैयारी कर रहा है। सोचिए, नेपाल का बच्चा है, नेपाल से आके वो हिंदी भाषा सीख चुका है, हिंदी में लिखता है, पढ़ता है, इवन आज वो संस्कृत भी बोलता है। बिल्कुल। वो उसने हम सबको बताया कि जेआरएफ क्या होता है, और कहना चाहिए कि उसने बहुत कुछ हद तक हमें गाइड भी किया। हमें कुछ भी आज भी डाउट होता है, मैं ये नहीं कहती कि मेरी जॉब लग गई है तो क्या मुझे सारा नॉलेज आ गया, नहीं। आज भी मैं कहीं पे फंसती हूँ, मुझे कुछ भी चीज़ की डाउट होता है, कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आता, मेरा पहला फ़ोन मान कार्की को ही जाता है कि मान मुझे ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, क्या तुम मुझे बताओगे। वो लड़का इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड, उसने कितनों का जेआरएफ निकलवा दिया, कितनों का उसने पढ़ाई, आज वो पढ़ा रहा है सबको। पर दुर्भाग्यवश उनका जेआरएफ नहीं लग पा रहा है। और आपको बताया, उन्होंने प्रण किया है कि जब तक वो जेआरएफ नहीं निकालेंगे वो नेपाल नहीं जाएंगे। आज वो 4 साल हो गए नेपाल नहीं गए। उनकी बहन की शादी हो गई, पिता की तबीयत ठीक नहीं है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ परिवारजन गुजर चुके हैं, पर फिर भी उनका एक ये दृढ़ संकल्प है कि मैं जब जेआरएफ लूँगा तो ही मैं नेपाल जाऊँगा। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो समर्पित हैं। आप यकीनन
मान की बात नहीं है, ऐसे अनेकों हैं, ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं कि जहाँ पे हमको या तो वो चुन ले या तो ये चुन ले। अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बात है, कोई व्यक्ति 4 साल से कंटिन्यू अगर अपने घर नहीं गया है ना, उसकी फैमिली पे क्या चल रहा है उसे इन चीजों के बारे में जरा सा भी आभास नहीं है। अब आप सोचिए उस व्यक्ति की संघर्ष भरी कहानी होगी कैसे, है ना। वो व्यक्ति, उसने जो जिद किया है ना, अंत समय में उसे वो पाके रहेगा। ये सारी चीजें हैं, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं। और हम जैसे एस्पिरेंट, आप जैसे एस्पिरेंट, जरा सी परिस्थितियां थोड़ा सा डगमगाई, हम आपस में घबरा जाते हैं। हम सीजीएल की मेनली तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हमारा एक बार नहीं निकला, प्रीलिम्स इतना मेज है, हम डायरेक्टली अपनी दिशा ही हम मोड़ देते हैं। वो काफी ज्यादा उसके इफेक्ट होते हैं। अगर एक बार आपने अगर गोल अपना निर्धारित किया है, मुझे ये प्रिपरेशन करनी है, आप उसकी एक रणनीति तैयार कीजिए। उस रणनीति के तौर पे आप तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलना तय है। एक अटेम्प्ट में नहीं, 2 अटेम्प्ट में नहीं, लेकिन कंटिन्यू अगर आप मेहनत करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिली है। दिव्या जी, आप अब इस वीडियो के माध्यम से आप लड़कियों को, मेनली आप लड़कियों को अगर लेके चले तो आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आजकल की लड़कियों में एक तैयारियां भी ठीक है, अलग से सारी चीजें हैं, फोन भी चल रहा है, रील्स भी चल रही है, सामने किताब भी खुला है। इस चीज के प्रति मतलब परिवार से ये बोला जाता है कि नहीं हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, फोन भी बगल में रखा, किसी फैमिली की आवाज सुनी, आहट सुनी, डायरेक्ट फोन बंद करके अपनी बुक की तरफ देखने लगे। कोई गया, कोई नहीं है, रील देख रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं। इस चीज के बारे में थोड़ा सा क्या करना, मैंने लड़कियों को आप इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से क्या संदेश उनके तक पहुंचना चाहिए? आप देखिए, आप जो ऐसा कह रहे हैं कि परिवार की आहट सुनते ही वो वापस बिल्कुल, से उस बिल्कुल। किताबों पे चली जाती हैं, तो ये परिवार को धोखा नहीं है, ये उनका स्वयं के साथ धोखा बिल्कुल है। बिल्कुल वो इस धोखे में है कि वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, पर ये उनका स्वयं के साथ, अपने जीवन के साथ खुद का खिलवाड़ है। बिल्कुल सही। अगर आप नहीं समझेंगे लड़कियां कि आपको क्या करना है, आप फेमिनिज्म की हम बात बड़े जोरों तोरों से करते हैं, नारी सशक्तिकरण होना चाहिए, क्या आप खुद सशक्तिकरण को समर्थ दे रही हैं? क्या आप खुद खड़ी हो रही हैं अपने लिए? नहीं, हम दूसरों से चाहते हैं कि वो आके हमको सपोर्ट करें। क्या हम खुद अपने लिए खड़े होते हैं? हम क्या अपने लिए स्टैंड लेते हैं? नहीं। क्यों हम स्टैंड नहीं ले पाते? क्योंकि हम खुद अपने लिए डेडिकेटेड नहीं बिल्कुल हैं। सही। हमें मांगना अच्छा लगता है, हम दूसरों से पैसे मांगना, हमारी कल को शादी हो जाए, हम अपने हस्बैंड से पैसा मांगे तो उसको हम गर्व मानते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से वो गलत है। क्यों आप मांग रही हैं? क्या आपने किसी आपके सपने पूरे करने के लिए क्या उसने ठेका ले रखा है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं। तो आप लड़कियों, अगर आप चाहती हैं कि आप आज के समय पे पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला सके, तो आपको कार्य करना होगा, सेल्फ डिपेंड बनना होगा। सेल्फ डिपेंड अगर आप नहीं बनेंगे, अगर आप खुद के लिए सेल्फ डिपेंड, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू गो एंड अर्न द मनी, इट डजंट मीन दैट आपको जाना है और पैसे कमाना है। नो, सेल्फ डिपेंडेंस क्या होता है? सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंपैटिबिलिटी, आप कितना अपने लिए खुद खड़े हो सकती हैं। अगर आप गलत होते देखती हैं, अगर आपको समझ में आता है, अगर आप देखिए, आज के समय में तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहती कि भेदभाव होता है, सबको बराबर मौका मिलता है। आपके वो समय रह ही नहीं गया है कि कोई लड़की को दबा सकता है, कोई लड़की को नहीं पढ़ाएगा। आज के हजार ऑप्शन, आपके पास मोबाइल है ना, यूज कीजिए ना। आपको बोल सकते हैं ठीक है, आपको कोचिंग नहीं भेज रहे हैं, भाई को कोचिंग भेज रहे हैं, आप मुझे कोचिंग नहीं भेज रहे हैं, आपके पास मोबाइल है। आज अनअकैडमिक है, इतने सारे आपके ट्यूटर्स हैं जो आपको इतनी अच्छी चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। तो हर क्या पॉसिबल है हर किसी के लिए जाके बाहर पढ़ पाना? नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सक्यूज, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन। बिल्कुल। तो मेरा लड़कियों से सबसे बड़ा हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है कि आप आपको कमजोर ना समझें। आज लड़कियां वो कुछ कर सकती हैं जो एक लड़का भी कर सकता है। किसी भी क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें, पढ़ाई करें और खुद के लिए बनने के लिए समय दें। मुझे आपको देख के मैं मान चुका हूं कि आप एज अ म्यूजिक टीचर के रूप में आप इतने दिनों तक तो आप नहीं रुक सकती उस जगह पे। आखिर आपका लक्ष्य क्या है? मेन आपको कितनी ऊंचाइयों तक, आखिर आपका सपना, आपके पिताजी का सपना आखिर क्या है? वो आपको क्या बनता देखना चाहते हैं? मेरे पिताजी का सपना है कि वो मुझे एक उच्च कोटि का कलाकार बनना देखना चाहते हैं। बिल्कुल। जो कि अगर भगवान की कृपा हुई तो शायद हम बन भी सकते हैं। पर मेरा खुद का सपना है कि मैं अगर आगे पढ़ाई कर ही रही हूँ, कि मेरा भी नेक्स्ट टारगेट है, मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रही हूँ। और भविष्य में मैं आपसे कह भी सकती हूँ और अपने आप से भी मैं ये वादा करती हूँ कि जब तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनूंगी, मैं अपनी पढ़ाई कार्य
निरंतर अपने कार्य के साथ थोड़ा बहुत जो भी समय मिलता है उसमें ही इसकी पढ़ाई भी कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाल सकूँ और आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर, वीसी और ऐसी चीज़ों डीसी एसी की पद तक जा पाऊँ। बिल्कुल। अंत में आपसे केवल अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न मेरा है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं, एज एस्पिरेंट किसी व्यक्ति को आपको एक सलाह देना है कि आपने आखिर इस मुकाम तक आप पहुंची, तो आप उसको, मान लीजिए वो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, आप उसको किन चीजों का विशेष ध्यान देने के लिए बोलेंगी? आखिर उसे किन चीजों के लिए ऐसी रणनीति बना के उसे पढ़ाई करने के लिए बोलेंगी कि निश्चित रूप से वो आपकी बातों को माने और उस रणनीति के हिसाब से अगर वो तैयारी करता है तो निश्चित रूप से उसकी सफलता तय हो जाए? ये बहुत ही सटीक सवाल आपने पूछा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये जो हम मिस कर रहे थे। देखिए, सबसे सपने हर कोई देखता है, बिल्कुल, पर सपने को हमको रिविजिट करना है। ये जो सपने होते हैं, जो हमारा गोल होता है, उसको आप जो हमारे, देखिए हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा आपका गोल चलते रहना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप कल को जिलाधिकारी बने, तो जिलाधिकारी का एटीट्यूड आपके अंदर पहले डेवलप करना है। आपको वो एटीट्यूड के साथ रहना है कि ये चीज मुझे भविष्य में करनी है, ठीक है। और आपने अगर सोचा है कि मुझे ये करना है और आप मेरी रणनीति के बारे में पूछेंगे कि आप कैसे पढ़ाई किया करती थी, तो सबसे पहले जब मैं सो के उठा करती थी तो मैं टू डू लिस्ट बनाती थी। टू डू लिस्ट होता क्या है? द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन दैट पर्टिकुलर डे। आपको कौन सी चीजें उस दिन पे करनी है। मैं सुबह उठ के एकदम टिक करती थी, चलो मुझे इस वक्त ये करना है, मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ये पढ़ना है, मुझे इतने, मुझे घूमने भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मैं सारी चीजों को अपने सामने रखती थी, लिख के रखती थी। जब चीजें हमारे सामने दिखती है ना, नॉट इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड, इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, इट शुड बी देयर इन अ रियलिस्टिक, तो वो चीजें आपके सामने लिखी होनी चाहिए। आपका गोल आपकी आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए। आपके बात करने में, आपके व्यवहार में आपका गोल झलकना चाहिए। आपको बताने की जरूरत ना पड़े कि आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल। आप उस टू डू लिस्ट को बनाइए, उस एक कार्य को करते जाइए और टिक करते जाइए, और तब तक रात को बिल्कुल मत सोइए जब तक आपका उसके एक एक पॉइंट्स को हो नहीं जाते। आपको शुरुआती दिनों में बहुत तकलीफ होगी, आपको थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होगा, बट लेटरली यू विल बी गेट एडजस्टेड टू दैट। और क्या होगा कि आप देखेंगे और ऐसी चमत्कारिक चीजें आपके साथ अपने आप होने लगेंगी। आप खुद इतने एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे अपने टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए, एक के बाद जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को, एक बड़ा लक्ष्य के छोटे छोटे गोल्स बनाइए, सब गोल्स जिसे कहते हैं, और धीरे धीरे उनको अचीव करते जाइए। आप देखेंगे आपके एक एक करके बहुत से गोल आप अचीव कर पाएंगे। और सफलता, फिर जो मेहनत करता है, सफलता तो उससे ज्यादा दूर नहीं रह सकती है। बिल्कुल। आपने देखा कि दिव्या जी ने आज किस प्रकार की एक रणनीति बनाई। अगर ये आप एक एस्पिरेंट है, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, तो बेशक आप अगर इस चैनल को या दिव्या जी की वीडियो अगर एक बार आप देखते हैं, निश्चित रूप से आपके दिमाग पे पहले जो कचड़े हैं, है ना, या डाउट है, वो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और भगवान से हम प्रे करते हैं कि दिव्या जी की जो भी विशेष है, जिस सपने को, जिस लक्ष्य को वो पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, नवोदय एज अ म्यूजिक टीचर होने के बाद भी, मैं आपको बता दूं कि दिव्या जी समय निकाल के 7 से 8 घंटे पढ़ाई अभी भी कर रही हैं वो, क्योंकि उनका सपना, उनके पिता का सपना उन्हें पूरा करना है। उन्होंने केवल एक ही बात जाना है, जहां तक मैं जब से उनसे जुड़ा हूं, उन्होंने केवल मुझे भी अगर मोटिवेट करती हैं या मेरे जैसे एस्पिरेंट को अगर मोटिवेट करती हैं, उन्होंने केवल एक ही सपना, एक ही लाइन वो बोलती है हमेशा कि सपने वो होते हैं जो तुम खुली आंखों से देखते हो, है ना, बंद आंखों से तो वो केवल एक सपने, काल्पनिक सपने होते हैं। मतलब कि अगर आपने सपना देखा है खुली आंखों से, उन्हें करने के लिए आप जी तोड़ा मेहनत कीजिए। सीढ़ियां बारी बारी से सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं। एज अ दिव्या जी की अगर मैं बात करूं, दिव्या जी को कंपेयर करके, दिव्या जी के पास फैमिली सपोर्ट था, भैया भी सभी जॉब पे हैं, पापा की भी सैलरी इतनी है कि दिव्या आगे की पढ़ाई कर सकती थी। लेकिन दिव्या ने पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले निश्चित किया कि एज अ म्यूजिक टीचर के रूप में पहले मैं नियुक्ति ले लूं, मेरी सैलरी बनने लगे, फिर मैं अपने पैसे से ही मैं तैयारी करूं। देखिए अब दिव्या इतनी सक्षम हो चुकी हैं, इनकी सैलरी इतनी है कि अब ये उस सैलरी के बेस पे अपनी किताबें ले सकती हैं, परचेज, जो भी चीजें, ऑनलाइन मटेरियल, सारी चीजें जो भी हैं एकत्रित करके अपनी
प्रोफेसर की पढ़ाई या जो भी उन्हें बनना है उसकी पढ़ाई ये निश्चित कर सकते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अगर एक व्यक्ति अगर पीएससी की तैयारी करना चाहता है, सीजीएल की तैयारी करना चाहता है, एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट तो उनको समझने में ही लग जाता है। बहुत से जुजबी लोग ही हैं जिनका दिमाग एकदम कैलकुलेशन, जैसे दिव्या जी का हमारे है ना, इनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है कि अगर आपने एक चीज बोली तुरंत इनके दिमाग में कोई चीज कैप्चर होती है ना। तो मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि आमदनी, हमें करना तो है, सपना तो हमने बड़ा देखा, पर उसके प्रति हमारी आमदनी कहाँ है, क्योंकि फैमिली से उतना ज्यादा सपोर्ट, फैमिली से भी धक्का फिरा मिलने लगता है कि आप मेहनत पढ़ाई आप कर रहे हो, ठीक है, आप नौकरी भी कहीं करो, और नौकरी के साथ थोड़ा सा प्राइवेट नौकरी के साथ थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन और बड़े लेवल की तैयारी, पीएससी जैसे, सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एग्जाम समय मांगते हैं। और आप अगर प्राइवेट जॉब होल्डर हैं तो वो जॉब करने के बाद थोड़ा सा समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वहीं पे आप अगर होल्डर हैं तो आपके पास थोड़ा सा समय आप निकाल सकते हैं, है ना, और आप निश्चित रूप से आप सफलता की तैयारी कर सकते हैं। और धन्यवाद मैं दिव्या जी का कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे आई, आपने अपनी रणनीति बताई, हमारे दर्शकों को आपने मोटिवेट किया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी को भी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी, पसंद आए अपने दोस्तों को भेजे। और जी हाँ, इसमें एक प्रिया वाजपेयी और क्या नाम है भैया उनका, मान कार्की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष की कहानी हमने आज दिव्या जी के माध्यम से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।